स्कोर स्टडी में आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत का हिस्ट्री बताने जा रहा हूं, जो लूसेंट का है, जीके का, जो बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। मध्यकालीन भारत जैसे में कि भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितगीन ने शासन किया और इसी के शासन काल यानी 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। किसका? शाही वंश का था जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। कहाँ का? खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्षों की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी ने गद्दी पर कब बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था 998 ईस्वी में। बगदाद का खलीफा अल आहिर बिल्लाह में महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन पूछा जाता है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। मूर्तिभंजक का मतलब होता है जो मूर्तियों को तोड़ फोड़ करने वाला को मूर्तिभंजक कहते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी यानी 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। किसका विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिनी की कांस्य मूर्तियों आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। कहाँ रखवाया था? गजनी भेजकर रंगभूमि में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और उसे संपत्ति लूट ली गई थी। नोट पॉइंट है सोमनाथ भारत के बाहर आदि ज्योतिर्लिंग के प्रथम है। यह गुजरात के अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। या 11 मई 1951 ईस्वी के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर ने प्राण प्रतिष्ठा दी गई थी। नेक्स्ट है महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के सेना में संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट, मोहम्मद गोरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। कितना ईस्वी में? 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। किसका विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में पड़ता है पर हुआ। यहाँ का शासक भीम यानी भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध था, जिसमें युद्ध है किस वर्ष हुआ है, किसके पक्ष में हुआ और कौन इसमें किसका परिमाण हुआ है। पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। यह बार यह एग्जाम में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान विजय रहा था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ था। तीसरा युद्ध चंदावर का युद्ध है 1194 ईस्वी में, गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुई। नेक्स्ट है नोट है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। कौन था? अस्कंद। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में है। पहला एक सल्तनत काल गुलाम वंश, इसको नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश का स्थापना किया था। नोट है, गुलामों को फारसी में बंदगौ कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। किस लिए? सैनिक सेवा करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता? लाख बख्श। नोट पॉइंट एक है मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़े और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उसने स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वह विभिन्न कबीलों में बंटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया है। इसका पिता येसुकाई बहादुर था। नोट है, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार के केवल पहली मंजिल बन सके। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिलों बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गया और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। कुतुब मीनार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, जिसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह कितने महीने तक शासन किया था? 8 महीने तक। आराम शाह की हत्या इसके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया और
हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुन्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गया। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी और रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूब को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। इसको मलिक जलालुद्दीन याकूब को गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों में तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइदुन बहराम शाह को बैठा दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई और इसने शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया, जो कैथल अभी हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट है बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दिया गया और इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया था। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन को निर्वाहन करता था। यह भी पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो अपना जीवन का निर्वाहन टोपी सीकर करता था, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह थे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह के साथ किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चेलगानी का विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्कान ए चेलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन के द्वारा, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बलबन ने दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1266 ईस्वी में बैठा था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोजा प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा एवं पैबोज नामक का शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति को पालन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौ एवं रक्त की नीति को पालन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो बलबन था। नवरोज पर्व मनाने वाला शासक कौन था? बलबन। सिजदा में पैबोज का प्रथा शुरुआत करने वाला बलबन था। सीरी का किला का निर्माण किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूगा खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त कर दिया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में कौन कौन रहते थे? फारसी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश की अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर था। इसके बाद जो खिलजी वंश शासन में आया। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन चल रहा था। किसका? खिलजी वंश का। आवाज आइए, खिलजी वंश। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में। इसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश की राजधानी कहाँ था? किलोखड़ी था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसकी भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्रमानिकपुर यानी प्रयागराज ने कर दिया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली का सुल्तान बना। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना।
अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरसाब था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसाब। अलाउद्दीन खिलजी ने इस सेना को नगद वेतन देने वाली स्थायी सेना की नींव रखी। नींव रखा गया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना होता था। दिल्ली के शासक में सबसे ज़्यादा विशाल सेना किसके पास होता था? अलाउद्दीन खिलजी के। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। किसने किया था? घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। इसे खम्स यानी लूट का धन, खम्स का मतलब होता है लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। जैमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खम्भ महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकार का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलवाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत में नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नबीस नामक अधिकारी को परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराह ए आदल, यह वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुओं बिकने के लिए आती थी। नेक्स्ट है पॉइंट में बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद थे क्रमानुसार, जैसे दीवान ए रियासत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। नेक्स्ट पॉइंट है सहना या मंडी। सहना प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था और मुनियान व गुप्तचर, जिसको बोलते हैं गुप्तचर, सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख ए फिरोजशाही से मिलती है। ख्वाजाउद्दीन फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुह-सित्तीन इस्लामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं बैफ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। पहला था चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा था गढ़ी कर, जो घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, और तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में, पाँचवां आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तरकाक के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबालमंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था।
मुबारक खां ने खलीफा का उपाधि धारण किया था। खलीफा का उपाधि धारण किसने किया था? मुबारक खां ने। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। खुसरो खां के पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन था 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश शासन कर रहा था दिल्ली पर। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। अमीरों को भूमि को किसने लौटाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। जो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर का भूमि को लिया था, वह जिसका जब दिल्ली तुगलक वंश शासन कर रहा था दिल्ली पर, उस समय पूरे अमीर की भूमि को लौटा दिया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहर का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया, जो रोमन शैली में निर्मित हुई। इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उल्लू खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक को देखिए, एक नोट में पॉइंट है जिसमें है मोहम्मद बिन तुगलक तथा क्रियाकलाप क्रमशः 4 योजनाएं थे। जैसे पहला है द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि। यह 1326 से 1327 ईस्वी तक। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि का शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरा पॉइंट इसका है राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी में किया था। तीसरा पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी में। और चौथा पॉइंट है खुरासन एवं कराचिल का अभियान किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। यह चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अमीर ए कोही किसने चलाया था या किससे संबंधित है? तो कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग का स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं को सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियार्स की संज्ञा दिया था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को किसका संज्ञा दिया था? प्रिंस ऑफ मनियार्स की संज्ञा दिया। या प्रिंस ऑफ मनियार्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया और इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था और इस पुस्तक का नाम तूती नामा था। क्या था? इस पुस्तक का नाम क्या? तूती नामा।
जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहनी गायिका को कहानी सुनाता है जिसकी पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधुओं को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 12 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया और सौराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया था। बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1347 ईस्वी। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदौनी लिखता है, अतः अंततः लोगों को उसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुदुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदाऊं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकबुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमीज की उपाधि दिया था। फिरोज शाह तुगलक का क्या उपाधि था? कासिम अमीर उल मोमीज की उपाधि। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर यानी खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूटा गया माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नगरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों को स्थापना किया। इसने हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिर्जवाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 थी। सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बगदाद की स्थापना किया। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला शासक दिल्ली का कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज-शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इन्हें चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाया, जिसे अर्ध या बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गया और फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर-ए-मस्जिद से की जाती थी। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजा शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकुर शक्कर पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। सैयद वंश
की जो स्थापना हुआ था 1400 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रहा। खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया गया। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिलजी की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी और याह्या बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विजय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश का शासन था 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया और अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारा करता था।